नेक्स्ट है बेटा आपका रेडिएशन, कंडक्शन कन्वेक्शन के डिफरेंट केसेस बनते हैं, ये सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप कर लेंगे रेडिएशन। हेडिंग करेगा रेडिएशन। देखो पीछे हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र का मोड पढ़ा था, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन बेटा आपका क्या, जो हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे क्या होगा, हीट को वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट कन्वेक्शन मोड के अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, जैसे हम लोग सन से लाइट यहाँ तक आती है ना, हीट आपका आ रहा है तो वहाँ पे किसी मीडियम, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जहाँ नहीं है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो पास होके आ रहा है, तो वहाँ पे उसके लाइट के ट्रांसमिशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप देखिए कहीं और कहीं और हीट आपको कंडीशन वहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, मीडियम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपका होता है क्या हुआ, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए कैसे होंगे, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा रेडिएशन। रेडिएशन in the process of the transfer of heat, the process of the transfer of heat, the process of the transfer of heat from one place to another place, from one place to another place, one place to another place without heating the ट्रांसवेलिंग मीडियम, यानी जिसमें से वो इंटरवन जा रहा है, पास आउट हो रहा है, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, इज कॉल्ड रेडिएशन, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। आगे लिखेंगे in this mode of transfer of heat, in this mode of transfer of heat, in this mode of transfer of heat, medium is not required। मतलब यहाँ पे इससे क्या ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि मीडियम होगा तभी ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में जो इनका मूवमेंट होता है जनरली जो होती है, तो इनकी स्पीड जो होती है लाइट के स्पीड के बराबर होता है। यानी कि जो इनमें ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो ट्रांसमिशन आपकी हो रही है वो लाइट के स्पीड के बराबर स्पीड से आपकी होती है। ठीक है, लाइट के स्पीड के बराबर स्पीड से क्या हो रहा है, आपका ट्रांसमिशन होता है। ठीक, वहाँ गर्मी लगी इधर बैठ जाया करो बेटा, जो बहुत है यार, कह रहे गर्मी लगा के तो इधर बैठ जाओ कि हवा आता है, अच्छा लगता है। चलो, तो उस केस में यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा कितना होगा हीट के लिए। तो यहाँ पे किसी क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे लिख लीजिएगा जो भी बॉडी होती हैं जिनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव होता है, जितनी भी बॉडी है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव है, वो सारे के सारे रेडिएशन शो करते हैं। ठीक है, अब बोलो कि तो 0 केल्विन से अबव सारी पाई जाती सारी बॉडी रेडिएट करती है, जितनी भी बॉडी आपकी है, ठीक है, सभी से रेडिएशन होता है। अब कंडीशन ये होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो रेडिएशन से ज़्यादा है तब तो टेम्परेचर फॉल करेगा, और एब्जॉर्प्शन जो है तो रेडिएशन से अगर कम है तो टेम्परेचर क्या करेगा। अगर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम है, ठीक, देखो दो चीज़, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है किससे, रेडिएशन से, तो टेम्परेचर राइज, और एब्जॉर्प्शन कम है, रेडिएशन ज़्यादा है, तो टेम्परेचर में क्या होगा, फॉल होगा। जैसे आप जितने पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा,
जो बैलेंस रहा होगा वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और अगर आप इतना कमाते हैं उससे कम खर्च करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी वैसे सिचुएशन आता है बेटा कि अगर आपका रेडिएशन, हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है तो उसका टेम्परेचर अबव 0 केल्विन है तो उस केस में वो ऑलवेज रेडिएशन शो करेगा। ठीक, ऑलवेज क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा, ऑलवेज एनर्जी का रेडिएशन होता है। तो उस कंडीशन में एनर्जी को क्या करता है, वो रेडिएट करता है। अब रेडिएशन की कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो रेडिएशन आपका हो रहा है, जो आपका क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, ठीक, अगर वो एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा है तब तो टेम्परेचर क्या करेगा, उसका घटता जाएगा, फॉल करता जाएगा। और अगर आपका जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में आपका कम है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या करेगी, राइज करेगी। दो कंडीशन हो रहा है, जैसे आपकी इंसिडेंट हो रहा है, अगर इंसिडेंट हो रहा है और लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, अब यहाँ से ये फिर क्या कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है। अगर रेडिएशन की जो क्वांटिटी है, जो रेडिएशन हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन, ये इंसिडेंट हो रहा है, आपकी इंसिडेंट हो रहा है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करो उससे ज़्यादा रेडिएट करेगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। अगर एब्जॉर्ब है वो ज़्यादा रेडिएट कम है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। जैसे ठंडी में आप देखते होंगे अगर किसी भी मेटालिक कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम लोग कहाँ रख देते हैं, बाहर रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, ठंडा हो जाता है। रीजन क्या है, उस कंडीशन में उसका जो रेडिएशन आपका हो रहा है, क्या हो रहा है, रेडिएशन जो आपका हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होता है। ठीक, इसीलिए विंटर के टाइम पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर की वैल्यू क्या करती है, जो भी बॉडी होती है कंडक्टिंग नेचर की है तो उसकी टेम्परेचर की वैल्यू फॉल करती है, यानी घट जाती है। ठीक, उस केस में टेम्परेचर क्या करता है, आपका फॉल करता है। जबकि जब हम समर में बात करते हैं, गर्मियों में बात करते हैं, अगर कोई कंडक्टिव बॉडी को आप बाहर रख दीजिए तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, राइज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जितना रेडिएट करेगा उसके रिस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जब बेटा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके इसमें टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है। आगे लिखिएगा, एरो लॉग नोट कर लीजिएगा, everybody whose temperature is above 0 Kelvin, everybody whose temperature is above 0 Kelvin, whose temperature is above 0 Kelvin emits thermal radiations. 0 Kelvin emits thermal radiations and emits thermal radiation, बेटा emits thermal radiation हो गया। and its speed, जो एनर्जी रेडिएट होगी बेटा, its speed is equal to the speed of light, equal to the speed of light, that is 3 into 10 to power 8 meter per second, that is ब्रैकेट में लिख लो 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो आपका क्या होता है, रेडिएशन मेथड है, ये हीट ट्रांसफ़र का सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है। कैसा होगा बेटा, फास्टेस्ट मेथड। ठीक, सब क्या बेटा, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी पड़ी है 3 गुणे 8 मीटर पर सेकेंड, हो गया। उस केस में उसकी जो स्पीड आपकी होती है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो इस स्पीड से आपका क्या होगा, वहाँ से रेडिएशंस आपके होते हैं, जो एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड आपकी होती है थर्मल रेडिएशन, वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। तो वैल्यू लिखा 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड की क्या होगा, इक्वल होता है। तो उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बेस पर आपका क्या होता है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, आगे लिख लीजिए, वहीं एरो आगे नोट कर लो, एरो आगे नेक्स्ट एक्सपेंशन नोट कर लीजिए। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। पूछा जाता है सबसे तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र किस मेथड से होता है, तो याद रखिएगा रेडिएशन मेथड से होता है, सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। देखिए, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इट
इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हीट ट्रांसफ़र का सबसे कैसा होता है बेटा, फास्टेस्ट मोड होता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हीट ट्रांसफ़र का सबसे कौन सा मोड है बेटा, फास्टेस्ट मोड होता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये हीट के ट्रांसफ़र के लिए, हीट ट्रांसमिशन के लिए सबसे फास्टेस्ट आपका मोड होता है। ठीक, तो यहाँ से दिखा देते हैं हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा, आगे लिखिएगा। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, फास्टेस्ट मोड कौन सा होता है। ठीक, अब देखो कोई भी लाइट जो बेटा किसी भी बॉडी पे इंसिडेंट होती है ना, वहाँ तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाए, मतलब दूसरे साइड में पास से उसी को ट्रांसमिट कहते हैं, और कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिखा दें, सपोज बॉडी है, लाइट आपका इंसिडेंट क्या हो रहा है, इसमें लाइट का आपका इंसिडेंस हो रहा है, यानी एनर्जी आके हीट एनर्जी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। तो उस केस में तीन सिचुएशन होगा। कुछ पोर्शन इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ पोर्शन आपका ऐसा होगा जो उसमें से क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो रिफ्लेक्ट बैक होता है। क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक, उस केस में ये इंसिडेंट हुआ, टोटल आया, यहाँ से ये क्यू रिफ्लेक्टेड है, टोटल क्यू आपका है। यहाँ से जब इसमें से कुछ पोर्शन क्या होगा, बाहर निकल गया, इसे क्यू ट्रांसमिटेड कहेंगे। क्यू ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिट हो गया, दूसरे साइड में निकल गया। ठीक, यहाँ से इनमें से कुछ पोर्शन का जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे क्यू एब्जॉर्ब, यानी क्यू की वैल्यू है क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड प्लस क्यू ट्रांसमिटेड, इन तीनों के सम के बराबर होता है। किसी भी अगर बॉडी पे कोई अगर बॉडी है, ठीक है, उसमें हम लोग थर्मल रेडिएशन की बात किया जाए, अगर क्यू हीट आपके उस पर आके क्या करे, इंसिडेंट हो, तो उस कंडीशन में पार्शियली वो रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली बेटा एब्जॉर्ब होगा, और पार्शियली आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। पार्शियली रिफ्लेक्ट, पार्शियली एब्जॉर्ब और पार्शियली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल जो वैल्यू आपकी क्यू होती है, क्यू आर प्लस क्यू एस प्लस क्यू पी के सम के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। टोटल जो वैल्यू होती है इन तीनों के सम के क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। तो क्यू की जो वैल्यू होगी, जो हीट आयन इंसिडेंट हुआ, क्यू रिफ्लेक्टेड जो वापस हो गया, क्यू एब्जॉर्ब और प्लस क्यू ट्रांसमिटेड, यानी क्यू टी, इन तीनों के सम के बराबर होता है। इन तीनों के क्या होगा, सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, टोटल जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, वो तीनों के सम के क्या होता है, इक्वल होगा। जो आपका इंसिडेंट हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ क्या हो गया, आपका ट्रांसमिट हो गया। इसी के बेस पे आपका एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर और क्या ट्रांसमिटिंग पावर हम लोग टर्म देते हैं। ठीक, जब हम लोग एब्जॉर्बिंग पावर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा, एब्जॉर्बिंग पावर, तो जितना एब्जॉर्ब हुआ है अपॉन टोटल जितना हीट इंसिडेंट हुआ, उसे कह देते हैं हम लोग बेटा एब्जॉर्बिंग पावर, ए से दिखा देते हैं। ठीक, जब रिफ्लेक्टिव पावर की बात करेंगे तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई अपॉन टोटल जितनी इंसिडेंट हुई थी उसे रिफ्लेक्टिव पावर कहेंगे। और तीसरा होता है बेटा ट्रांसमिटिंग पावर। ट्रांसमिटिंग पावर का मतलब होता है जितना ट्रांसमिट हुआ, बाहर निकला, और जितना टोटल उस पर आके इंसिडेंट हुआ था। ठीक, उनके रेशियो को ट्रांसमिटिंग पावर। एक यहाँ पे कितनी चीज़ें मिलती है, एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। इसकी वैल्यू ए से दिखाते हैं, एब्जॉर्ब अमाउंट यानी क्यू ए अपॉन टोटल क्यू। टोटल क्यू का मतलब क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। ठीक है, यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे, जैसे एब्जॉर्बिंग पावर कितना एब्जॉर्ब किया, जैसे कोई चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कितना आपका समझा बटे कितना आपको समझाया गया है, वो आपके समझने के लिए समझा, आपने कितना समझा बटे कितना समझाया गया, तो आपको किसकी समझा है, आपके रेडिएशन की समझा जग रही थी। आओ अरे क्लास में रहो, ध्यान से सुना करो।
बड़ा सा कलर सो हो जाता है। हाँ? सो नहीं रहते सर, रात देख रहे हैं। चलो, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है बेटा, कौन सा पावर? जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? जितना एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अपान कितना, जितना आपको टोटल इंसिडेंट हुआ था, उसका रेशियो जो होता है उसे हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक, कितना वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे बेटा ट्रांसमिटिंग पावर, जितना ट्रांसमिट हुआ अपान टोटल वैल्यू, ठीक, क्यों यहाँ पे टोटल है लाइट, जितना हीट आपके इंसिडेंट हुई, एनर्जी इंसिडेंट हुई कर सकते। तो ट्रांसमिटिंग पावर कहेंगे, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर जो होता है टी से अपनी खाली ये वो क्यू टी अपान क्या, क्यू, ट्रांसमिटेड हीट अपान टोटल इंसिडेंट हीट का जो रेशियो होगा उसे हम लोग ट्रांसमिटिंग पावर कहेंगे। ठीक, कितना ट्रांसमिट हुआ और जितना उस पर क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ, उनके रेशियो को हम लोग ट्रांसमिटिंग पावर कहेंगे। कौन सा पावर कहेंगे बेटा? ट्रांसमिटिंग पावर कहेंगे। और एक आपका आता है कौन सा? रिफ्लेक्टिंग पावर। रिफ्लेक्टिव पावर होगा जितना रिफ्लेक्ट किया अपान जितना टोटल क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ। ठीक, रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर आर से दिखा देंगे कि क्यू रिफ्लेक्टेड अपान क्यू का रेशियो होगा। क्यू क्या? रिफ्लेक्टेड अपान क्यू का रेशियो होता है। तो ये कंडीशन होता है, ये सारे चाहे वो रिफ्लेक्टिव पावर हो, एब्जॉर्प्टिव पावर हो, ट्रांसमिटिंग पावर है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं आपके? यूनिट एंड डायमेंशन लेस होती है। इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन लेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल जितना है, ठीक है, जो क्वांटिटी है, एनर्जी ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर वही क्वांटिटी वही, मतलब यूनिट दोनों का क्या सेम सेम है, तो क्या होगा, कैलकुलेशन कार्य तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये सारे वैल्यूज हमारे यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं। अब कंडीशन होता है इनके ए, आर और टी के वैल्यू के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर कोई भी बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, कैसा है बेटा? परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो होती है 1 होगी, 1 कब होगी, जितना लाइट आएगा टोटल का टोटल आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, जितनी उस पर एनर्जी आपकी इंसिडेंट हो रही है, अगर टोटल एनर्जी भी बेटा रिफ्लेक्ट कर देता है तो उससे कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर आर इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका ए और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। भाई टोटल अगर रिफ्लेक्ट हो गया, इसका बाद मतलब ना तो वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और ना ही क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसके बेस पे बॉडी लेते हैं। तो पहला बनता है अगर वैल्यू जो है हमारी, ठीक, जैसे कि अगर ए की वैल्यू और टी की वैल्यू ए इक्वल टू टी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू टी इक्वल टू 0, अगर एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिंग पावर दोनों की वैल्यू अगर 0 0 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 1। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे भाई ए और क्या टी दोनों 0 है, तो इसका मतलब उस समय आर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और आर की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग कहते हैं दैट इज बॉडी इज परफेक्ट क्या, रिफ्लेक्टर। पूरा वो बन जो भी लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ना तो एब्जॉर्ब करेगा और शोषित करेगा, ना तो ट्रांसमिट करेगा। ठीक, तो ए इक्वल टू टी इक्वल टू 0, ठीक है, देन आर इक्वल टू 1, दैट इज बॉडी विल बी परफेक्ट रिफ्लेक्टर। कैसा होगा? जो बॉडी हमारी होगी परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। ऐसे इसमें बॉडी जो होता है वो क्या काम करता है? एज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। ठीक, दूसरा, अगर रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर की वैल्यू 0 हो, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये भी 0, जो ट्रांसमिट हो रहा है ये भी 0, इसका मतलब पूरा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो उस केस में सेकेंड केस बन सकता है कि आर इक्वल टू टी इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू कितना? 1। अगर बेटा किसी बॉडी पे इंसिडेंट होने वाली टोटल का टोटल वो लाइट को एब्जॉर्ब या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को, तो हम लोग उसी को कहते हैं एज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, और उसी को कहा जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नाम सुना है?
ब्लैक बॉडी का नाम सुना है? खिचड़ी का हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, ठीक, आदर्श खिचड़ी का। मतलब उस पर जो भी लाइट या जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो, जितने भी वेवलेंथ की सभी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक। उस केस में अगर एक ही वैल्यू 1 है, बॉडी एज क्या होगा, बॉडी होगी body will behave and perfect body body will इसलिए हम perfectly black body कैसे होगा, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करेगा। जो बॉडी होगा काम करेगा एज ए परफेक्टली क्या, ब्लैक बॉडी। ऐसे केस में जो बॉडी होता है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, यानी जो भी लाइट आके उस पर इंसिडेंट होगा उसका सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा, अगर बेटा एक ही वैल्यू और आर रिफ्लेक्टिंग पावर एब्जॉर्प्टिव पावर 0 है तो टोटल का टोटल लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाए, दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसा कहीं मिलता नहीं फिलहाल, आइडिया वाले केसेस मिलते नहीं हो, खाली हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक। तो तीसरा केस देखेंगे, ए कंट्रोल आर इक्वल टू 0 देन P कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज बॉडी विल बी परफेक्टली क्या, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक, बॉडी विल बी परफेक्ट ट्रांसमीटर। मतलब जो भी लाइट आएगी उससे को पास कर, यानी दूसरी साइड में निकल जाएगी, ना तो कुछ उसका एब्जॉर्ब होगा, ना कोई रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। टोटल का टोटल ट्रांसमिट हो जाता है। दिखा दो, बेटा नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो डिफरेंट टाइप की जो बॉडी होती है इसके बेस पर हम लोग बेटा दिखा लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, आपने इमिसिविटी, ठीक। इमिसिविटी क्या होता है, लिख लीजिए, हेडिंग बना लो, इमिसिविटी, EMISSIVITY, इमिसिविटी स्मॉल ई से रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा, यही से दिखा दो। इमिसिविटी जो आपकी होती है किसी बॉडी की, जो इमिसिविटी है, ठीक, एप्सिलॉन से दिखा दो इसको, इमिसिविटी जल्दी से एप्सिलॉन से दिखा लेते हैं। और जो इमिसिव पावर बॉडी की होती है उसे स्मॉल ई से, और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसे कैपिटल ई से दिखा देंगे। तो एप्सिलॉन से दिखा दो, ठीक। बोला क्या जा रहा है, इमिसिविटी किसी बॉडी की होते बोला जाता है किसी गिवन टेम्परेचर पे बेटा, किसी क्या गिवन टेम्परेचर पे जो हमारा इमिसिव पावर है कैसा है, जो इमिसिव पावर आपका है गिवन बॉडी का, टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्या बोलेंगे, इमिसिविटी कहते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे उसे, इमिसिविटी कहते हैं, ठीक है। इमिसिविटी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन से दिखा लीजिए इमिसिविटी को, क्या एप्सिलॉन से दिखा लीजिए। तो लिख लीजिएगा, इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी, इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी at a given temperature, emissivity of a body at a given temperature is defined as नीचे साइन नीचे कर देगा, defined as ratio
डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी स्मॉल ई, टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी मतलब स्मॉल ई टू द टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, टू द टोटल इमिसिव पावर ऑफ, टू द टोटल इमिसिव पावर ऑफ, टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैपिटल ई, टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैपिटल ई एट दैट टेम्परेचर, टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। चलेगा? टोटल इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। नीचे लिखिएगा दैट इज स्मॉल ई अपान क्या कैपिटल ई, स्मॉल ई अपान कैपिटल ई। स्मॉल ई हो गया बेटा इमिसिव पावर ऑफ क्या बॉडी, ठीक, जो गिवन बॉडी है, अपान इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली क्या ब्लैक बॉडी। उन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या इमिसिविटी कह लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या इमिसिविटी। तो इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। नीचे लिखिएगा हो गया फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नोट कर लिया ये, जल्दी करो। देखो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है बेटा, ये गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर दोनों होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब पूरा करते हैं और इमिटिव चार्ज डिवाइड करते हैं, इसीलिए इनकी एब्जॉर्बिव पावर भी वन नहीं जाती, इमिटिव पावर भी क्या लगेगा कर लेते हैं। तो लिखिएगा फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एप्सिलॉन इक्वल टू 1, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एप्सिलॉन इक्वल टू 1, ठीक। और जो हाईली पॉलिश्ड बॉडी होती है, दूसरा लिखेंगे फॉर हाईली पॉलिश्ड बॉडी, फॉर हाईली पॉलिश्ड बॉडी, फॉर हाईली पॉलिश्ड बॉडी एप्सिलॉन इक्वल टू 0। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है जिसके लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी का उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 1 लेते हैं, ठीक है। और फॉर परफेक्टली हाईली पॉलिश्ड बॉडी, अगर हाईली पॉलिश्ड है मतलब वहाँ से इमिशन नहीं हो पा रहा है, इमिशन अगर नहीं हो पा रहा है, निकलने नहीं पा रही है एनर्जी, उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 0, ठीक। तो हाईली पॉलिश्ड जो होंगी उसके लिए एप्सिलॉन 0, जो कैसा होगा परफेक्टली ब्लैक होगा उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 1। परफेक्टली ब्लैक के लिए एप्सिलॉन 1 और हाईली पॉलिश के परफेक्ट क्या होता है 0 होता है। बट एक्चुअल में बेटा क्या प्रैक्टिकली जब देखा जाता है, ना तो किसी के लिए आपको 0 मिलेगी वैल्यू, ना तो किसी के लिए आपको 1 मिलेगी। तो नीचे लिखेंगे बट फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज़, मतलब जो नेचर में हम लोग को मिलती हैं, फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज़ इमिसिविटी एप्सिलॉन, इमिसिविटी एप्सिलॉन लाई बिटवीन 0 to 1, लाई बिटवीन 0 and 1, लाई बिटवीन 0 and 1, लाई बिटवीन 0 and 1। तो जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 की क्या होता है बीच में पाया जाता है। इमिसिविटी जो बॉडीज़ हैं
उनके लिए 1 और 0 में क्या होता है बीच में, मतलब नाइदर 0 नॉर 1, ठीक। उनके बीच में आपका जो प्रैक्टिकली बॉडी पाई जाती है नेचर में, उनके बीच में उसकी इमिसिविटी पाई जाती है, ठीक। आगे हेडिंग करेंगे। अब ब्लैक बॉडी ऑलरेडी आपको कराई दिया गया है। ब्लैक बॉडी वे होते हैं जिनके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है 1, और इमिसिविटी भी हम लोग कितना लेते हैं 1, ठीक। क्योंकि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड इमीटर का भी काम करते हैं, यानी गुड एब्जॉर्बर आल्सो गुड इमीटर। जैसे जिनको गुस्सा, ऐसे अपनी लैंग्वेज में कह लो, जिनको गुस्सा बेटा ज़्यादा आता है वो जल्दी मान भी जाते हैं, ठीक। जो जल्दी नाराज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी मान जाते हैं। और जो जल्दी नाराज़ नहीं होते, अगर एक बार हो गया तो फिर मनाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है ना। तो यही कंडीशन आपकी इन बॉडीज़ का भी होता है। जो जितना जल्दी एब्जॉर्ब है ना, जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर जितनी ज़्यादा होगी, उनकी इमिसिव पावर भी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होगी, यानी आसानी से वो इमिट भी करते हैं। लेकिन जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू कम होती है, उनकी इमिसिव पावर की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, कम होती है। उसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या होगा आपका इमिसिव पावर, हो जाएगा। तो ये हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर, क्या एब्जॉर्ब और इसकी इमिसिविटी क्या होगी, ठीक है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा वो डिनोट कर लेते हैं। आगे लिखिएगा। तो ये हो गया एमिसिव, एब्जॉर्प्टिव क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। बाकी थर्मल वगैरह हम लोगों ने कल ही कर लिया था, किसका क्या होगा, ज़्यादा होगा किसका कम होगा, वो चीज़ें कल आपकी हो गई थी, ठीक। दूसरा होता है, एक चीज़ और सुन लीजिए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कलर, ठीक। कलर जो आपके होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो डिपेंड करता है कि उसका रेडिएशन जो हो रही है लाइट की। देखो अपना जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पढ़ा है ना, कितने का परसेंट इनके बना हुआ है, जो आपका कैसा कौन सा स्पेक्ट्रम विजुअल जो लाइट होती है उसमें कितने कलर हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक। जब आपका वेवलेंथ इधर का वेवलेंथ सबसे कम, इधर का वेवलेंथ इधर जाते हैं, लैम्डा इंक्रीज करता है, लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डिक्रीज करता है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेड कलर के लिए विजुअल लाइट में, और सबसे ज़्यादा जो होता है वायलेट के लिए। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड के लिए, सबसे कम वायलेट के लिए, ठीक। तो अगर टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, तो एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होगी, इसका मतलब वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, वायलेट की तरफ। और अगर क्या है एनर्जी कम रेडिएट हो रही है, वेवलेंथ का हाई वेवलेंथ का अगर रेडिएशन हो रहा है, तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो कलर होता है वो रेड से वायलेट की तरफ शिफ्ट होता है। इसीलिए आप इसका पैटर्न कर सकते हो, बर्नर पे कोई आयरन लोहे का टुकड़ा रखिए पतला, और बर्नर को फुल करके उसको हीट करिए। पहले जब गर्म होगा तो आपको लाल दिखता है रेड कलर का, और देर तक उसको गर्म करके धीरे धीरे ब्लूइश हो जाता है, ठीक। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू और वायलेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका जो क्या यानी एनर्जी रेडिएट होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वेवलेंथ का वैल्यू घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो रेड से किधर की तरफ, वायलेट की तरफ वो शिफ्ट होता है, ठीक। तो इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते बेटा क्या होगा, ठीक। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी जनरल वे में जो ब्लैक कलर की बॉडीज़ होती हैं उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम लोग धूप में जाते हैं तो सर में गर्मी ज़्यादा रहती है, क्यों सर में ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे आपके बाल काले हैं, ठीक। जब सफ़ेद हो जाएंगे तो कम रहेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, कि जब तक आपके कैसे बाल काले हैं, ठीक, तो उस केस में उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा हीट का एब्जॉर्ब करने से गर्मी सर्दी क्या होते हैं, ज़्यादा लगते हैं। और जब बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे, वैसे आजकल तो सफ़ेद होते नहीं हैं, कि होते हैं, नहीं होते, कि होते हैं पता नहीं, हाँ, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू घट जाएगी, ट्रांसमिटिंग पावर बढ़ जाएगी। इसलिए तब उस कंडीशन में क्या होगा, गर्मी कम लगेगी, ठीक है।
तो ये रीज़न आपका होता है, इसीलिए गर्मियों के टाइम पे कहते हैं डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यानी कि आप डार्क कलर के कपड़े पहन के धूप में निकलेंगे तो हीटिंग ज़्यादा होगी, आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी। ठीक है, और ठंडक में क्या लाइट के कलर के कपड़े क्या कहते हैं कम पहनिए, जिससे आपको क्या हो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। ठीक, तो गर्मी में लाइट और ठंडी में डार्क। ब्लैक कपड़े पहन के और धूप में निकल जाओ दुकान में, देखो कितनी हीटिंग होती है, पूरा ट्राई करना है। ठीक, तो हाँ किए हैं, देखो बैठ कर करके आई है ना। तो उस केस में क्या होता है, एक दिन गर्मी में पूरा ब्लैक पहन के आना, अगले दिन वाइट पहन के आना, दोनों दिन का डिफरेंस देखना कितने किस दिन गर्मी ज़्यादा लगेगी। अच्छे टाइम होने लगी ना, ठीक। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पावर उसी की होती है। ठीक है, अगर कलर के बेस पे कहा जाए। फिर हाँ बोला जाता है, ठीक है, कोई भी आपका 100% क्या एज ए परफेक्ट किसका ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं करता है, बट तो क्या होता है आपका क्या ब्लैक को यानी कि जिसे हम लोग काजल कह लेते हैं। ठीक, वो लगभग काम करता है जैसे क्या ब्लैक बॉडी। ठीक, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपकी होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ये बहुत क्लोज टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बट होता कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके होते बेटा यहाँ से दिखा लेंगे। और ये कंपल्सरी नहीं कि ब्लैक बॉडी ऑलवेज ब्लैक कलर की ही हो। जैसे नॉट कंपल्सरी दैट ब्लैक बॉडी विल बी ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ये कंपल्सरी नहीं होता कि ब्लैक बॉडी हमेशा किस कलर का हो, ब्लैक कलर का ही हो। ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक, तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा कंपल्सरी फैक्टर नहीं है कि हमेशा किस कलर का हो बेटा, ब्लैक कलर का ही हो जाएगा। इतना समझ जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। तो आपके पावर वगैरह कर ही लिया है, कर लिया ना। ठीक, इमिशन पावर एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, इमिशन एब्जॉर्प्शन ये सारी चीज़ आपसी हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी करिएगा। अपने स्टीफेंस लॉ कितने लोगों ने पढ़ा बेटा, स्टीफेंस लॉ कितने लोग पढ़े, और स्टीफेंस लॉ मालूम है बेटा, स्टीफेंस लॉ कितने लोगों को मालूम है, स्टीफेंस लॉ कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों को याद है, याद वाले हाथ उठाओ, कितने लोगों को याद है स्टीफेंस लॉ। नहीं याद है, कितने लोगों को याद है बेटा स्टीफेंस लॉ, कितने लोगों को याद है। अरे इम्पॉर्टेंट था, आपको बोर्ड में भी पूछे जाते थे बेटा, कम से कम जो बोर्ड वाली चीज़ें हैं उसको याद किए होते तो भी काफ़ी अच्छा रहता है यार। और लिखो अच्छा, अगला हेडिंग करो स्टीफेंस लॉ। देखो बोला जाता है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी के लिए दी गई थी, तो बोला क्या जाता है किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, यानी कि ब्लैक बॉडी जो हम लोग लेते हैं उसके लिए जो इमिशन पावर की वैल्यू होती है, किसकी इमिशन पावर मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखो किसी भी सरफेस, जैसे मान लो ये सरफेस बेटा, अब इसकी इमिशन पावर जो होगी इस सरफेस से इस यूनिट एरिया अगर मान लिया जाए, यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो इसकी इमिशन पावर कहलाएगी। ठीक, वो क्या कहलाएगा उसका इमिशन पावर। तो बोला क्या जाता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी का जो इमिशन पावर होता है, ठीक, वो टेम्परेचर जो बॉडी का क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी केल्विन टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है उसके 4th पावर के डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। और जब यही हम लोग प्रोपोर्शन दिखाते थे सिग्मा इनटू टी के पावर, तो कहते हैं सिग्मा को स्टीफेंस कांस्टेंट कहा जाता है। स्टीफेंस क्या कांस्टेंट कहा जाता है, क्या कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट कह लेते हैं, और इसी को स्टीफेंस लॉ कहा जाता है। STEFANS है स्टीफेंस लॉ एंड स्टीफेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेडी करिए स्टीफेंस लॉ, STEFAN स्टीफेंस लॉ लिखिएगा। according to this law
according to this law, according to this law, the radiant energy emitted, according to this law, the radiant energy emitted by a perfectly black body सब एनर्जी की बात करें emitted, the radiant energy emitted by a perfectly black body per unit area per second, by a perfectly black body per unit area per second, per unit area per second, per unit area per second, that is उसकी इमिसिव पावर कहते हैं, दैट इज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड निकलता है बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका इमिसिव पावर का है, दैट इज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हो गया, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, नीचे लिख लीजिएगा ई प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में है बेटा, जहाँ एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर, हो गया, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, समझेगा, इसकी जो वैल्यू आती है वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कैसा होता है, इक्वल होता है, जिसके बीच हम लोग यहाँ से बेटा डिनोट कर लेते हैं, तो इक्वल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, आगे लिखेंगे सिग्मा को क्या बोला बेटा, स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक, लिख लीजिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है, लिखिए सिग्मा इक्वल टू, ऐसे डाटा आपको दिया रहेगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वैल्यू दी रहेगी, लिखिए सिग्मा इक्वल टू 5.67 × 10⁻⁸, 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर 4, 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4, बनेगा, लिखेंगे ये 5.67 × 10⁻⁸ है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर, ठीक, और डायमेंशन भी लिख लो बेटा, एक बार डायमेंशन भी आपको पूछा गया था, फिलहाल आज मेरा तो पैटर्न में नहीं है, लिख लीजिए, लेकिन लिखिए अब डायमेंशन की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज एम टी के पावर -3 एम टी के पावर -3 थीटा के पावर -4, एम टी के पावर -3 थीटा के पावर -4, तो आता है एम टी के पावर -3 थीटा के पावर -4, या इसी को आर पर ले सकते हैं एम टी के पावर -3 टी के पावर -4, जब टेम्परेचर से केल्विन से दिखाएंगे तो टी करेंगे थीटा से प्रेजेंट करेंगे, दोनों टाइप में ऑप्शन मिलते हैं, जैसा भी रहेगा याद रखिएगा। नीचे लिख लीजिएगा, ये तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, ई = सिग्मा × टी के पावर 4। आगे लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी जो नेचर में पाई जाती हैं, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी जो नेचर में पाई जाने वाली बॉडी है, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी
स्मॉल ई इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू कैपिटल है, और ये वाली चीज़ होगा वैल्यू एप्सिलॉन इंटू कैपिटल है, और कैपिटल की वैल्यू सिग्मा इंटू टी के पावर को एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी के पावर। क्योंकि ऑर्डनरी बॉडी होती है उसके लिए बेटा इमिसिविटी अभी हम लोगों ने लिखा था हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो वहाँ से वैल्यू इसलिए घट जाता है। If an ordinary body at temperature T, next लिखो बेटा, if an ordinary body at a temperature T, if an ordinary body at a temperature T is surrounded by a ordinary body at temperature T is surrounded by a body at temperature T naught, is surrounded by a body at temperature T naught, surrounded by a body at temperature T naught, then Stephen's law may be given as, देखिएगा फॉर्मूला लिख लो, E इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू, ठीक, ये वैल्यू जो होगी क्योंकि जब ऑर्डनरी बॉडी होगा बेटा तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, ठीक, जो वैल्यू होगी वो इमिसिविटी एक से कम हो जाएगी, एप्सिलॉन इंटू सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट से दिखाया है। अब फिर आने वाले का टेम्परेचर टी सराउंडेड बाई ये टेम्परेचर एट कितने टी नॉट, तो वहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4, है ना, टी माइनस टी नॉट के पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते बेटा कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू आपकी होगी यानी उसकी जो हमारी इमिसिविटी आपकी हो रही कितना वो इमिट करेगा उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। अगला हेडिंग का लिएगा हाँ जी, मतलब नॉर्मली जो बॉडी हमें मिलती है सब ऑर्डिनरी कहलाती है, जैसे आपका पेन है, आपको बनाने के लिए है, ठीक है, ये सब हम लोग जो नेचर में पाया जाए सब ऑर्डिनरी, ठीक, हम लोग भी यार है ना, तो ये सब ऑर्डिनरी कहलाते हैं, ठीक है। जो मतलब ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है वो सारे ऑर्डिनरी कहते हैं, ठीक, क्योंकि नेचर में जितनी भी बॉडी मतलब कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं करता है, इसलिए सभी को हम लोग नेचर में पाई जाने वाले बॉडी को ऑर्डिनरी कह लेते हैं, ठीक। बैठिए, हो गया बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। अब इसमें बेटा जो चीज़ें ज़्यादा फोकस की जा रही है जहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। बोले हेडिंग बना लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, distribution of energy in the spectrum of black body, distribution of energy in the spectrum of black body, ठीक, distribution of energy in the spectrum of black body।
इसमें होता क्या है, जो ब्लैक बॉडी आपकी होती है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, बोला जाता है बेटा वो ऑल वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी करता है और उसमें अगर इंसिडेंट होता है तो उसे एब्जॉर्ब भी करता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है एब्जॉर्बिव पावर एमिसिव पावर दोनों क्या लेते हैं, वन लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी emits radiations of all possible wavelength, emits radiations of all possible wavelength, हो गया? all possible क्या wavelength। ठीक, अब होता क्या बेटा, जो एनर्जी आपके रेडिएट होती है, ठीक, बोला जाता है किसी गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी का रेडिएशन यूनिफॉर्म नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस हमारे इमिट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, टेम्परेचर क्या करने पे, चेंज करने पे जो वेवलेंथ आपका होगा, पहले एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, तो वेवलेंथ हमारा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर एनर्जी की वैल्यू घटेगी, यानी एनर्जी जो रेडिएशन की है अगर वो घट रही है, तो उस केस में वेवलेंथ हमारा हाई रेंज में जाता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी आपकी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ऐसा वो नहीं है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए किसी टेम्परेचर में हम देते हैं, इसके लिए हमेशा टेम्परेचर चेंज करने से वन डायरेक्शनल में ही वेवलेंथ का चेंजेस हो, एनर्जी का रेडिएशन का चेंजेस हो। तो थोड़ा सा लिख लेंगे, आप लिखिएगा क्या लिखा बेटा, क्या लिखिएगा, वेवलेंथ लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट टाइम से लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among the different wavelength in the thermal spectrum of a black body radiation, in the thermal spectrum of a black body radiation, in the thermal spectrum of a black body radiations, black body radiations are shown as, अब डायग्राम बना लीजिए, तब पॉइंट लिखवाएं। जैसे हम दिखाते बेटा, इन जनरल को होना चाहिए था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करें वैसे वैसे एनर्जी हमारी बढ़ती है। ठीक, लेकिन वेवलेंथ जैसे जैसे घटे एनर्जी बढ़ती है। लेकिन होता क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए जो एनर्जी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है। वो जी है मानी मानी कुछ है याद जी, ऐसा नहीं। अरे बस चला होगा बेटा, टाइम दिमाग में नहीं हो। तो उस केस में क्या आपका होता है कि जो एनर्जी आपकी है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बेटा किसी बॉडी का वो मैक्सिमम मिलता है। उस वेवलेंथ से अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ को, तो भी वैल्यू हमारी क्या एनर्जी की डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करते हैं तो भी हमारी डिक्रीज करती है। तो वो कंडीशन एक पर्टिकुलर के लिए होता है ना, घंटी शेप का। ठीक, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ रेंज है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो हमारी मैक्सिमम। ठीक, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए हमारी जो एनर्जी मिलती है बेटा ना, वो मैक्सिमम मिलती है। अगर वेवलेंथ उससे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो भी देखो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो घट रही है, वेवलेंथ घटा रहे हैं तो भी एनर्जी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, हाँ फिगर बना के जल्दी करो। बोले एट ए गिवन, नहीं बना भी, बनाओ बनाओ।
given temperature, at a given temperature, energy is not uniformly distributed. Energy is not uniformly distributed among different wavelength. Distributed among different wavelength. दूसरा, at a given temperature, intensity of heat radiation increases with wavelength. Intensity of heat radiation increases with wavelength. Reaches a maximum at a particular wavelength, and on further increase in wavelength, energy will decreases. मतलब फिर अगर फर्दर हम वेवलेंथ में इंक्रीजमेंट करते बेटा तो एनर्जी हमारी घटने लगती है, ठीक है। तो अगला लिखेंगे, फॉर ऑल वेवलेंथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर causes an increase in intensity. Causes an increase in intensity. तो इंटेंसिटी जो होती है बेटा वो इंक्रीज कर जाती है. causes an increase in intensity. आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. The area under the curve will represent the total intensity of radiation at a particular temperature. That is एरिया जो होगा टोटल जो इंटेंसिटी वहाँ पे है, एरिया ये टोटल इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा टोटल जितना वहाँ पे एनर्जी, ठीक है, रेडिएट हो रही है. यही इक्वल टू होता है ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा की क्या हो जाता है बराबर. इसको इंटीग्रेट करके मतलब एरिया ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला डायरेक्ट यहाँ निकाल रहे हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक की बीच मान लो डी लैम्डा है और यहाँ से एनर्जी जो रेडिएट मान लो हमारा ई लैम्डा से करस्पॉन्डिंग है. ये भी मिल जाता है इंटीग्रेशन ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा. इसको हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ से एनर्जी जो हमारी होगी के बीच में टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. हो जाएगा. तो ये केस आपका होता है बेटा. यहाँ से इसके बेस पे कैसे होगा क्या होगा वो डिटर्मिनेशन आपका हो जाता है, ठीक. तो मैक्सिमम पार्ट हो गया, थोड़ा सा और बचा है. कल ये यूनिट थोड़ा सा है, क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. चलो ठीक है.